तो आज से आपका हिस्ट्री का भी क्लास स्टार्ट हो गया। तो आप लोग आज से हिस्ट्री को भी देखेंगे। तो चलिए, तो एनएस कंसेप्ट में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग देखते हैं कि हिस्ट्री को किस तरीके से पढ़ा जाता है और कैसे कैसे सवाल इससे बनता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं। कहाँ से? एंशिएंट हिस्ट्री से शुरू कर रहे हैं। ठीक है। तो कहते हैं इतिहास जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई तब से लेकर वर्तमान दौर तक के मानव सभ्यता के लिखित संकलन को इतिहास की संज्ञा दी गई है। मतलब इतिहास की संज्ञा किसे दी गई है कि हम लोग कह सकते हैं क्या कि मनुष्य का के द्वारा ही जो का अनुभव कहा जाए, पहले से किस टाइप से था, अभी किस टाइप से हुआ, है ना। तो सृष्टि जब से सृष्टि हुई तब से लेकर वर्तमान दौर तक जो है कि जो कि कड़ कहता है कि मेन आदमी जो कि कड़ के जो सीखा उसी को हम लोग अनुभव को ही कहा जाए कि इतिहास कहा जाता है। ठीक है। इति मीन्स क्या होता है? बीती। हास मीन्स कहानी। बीती हुई कहानी के आधार पर जो अनुभव उन्होंने प्राप्त किया उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो इतिहास कहते हैं। तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस, इसका एक बुक का नाम था हिस्टोरिका। हिस्टोरिका हिस्टोरिका नाम से उन्होंने एक किताब लिखी थी। ठीक है। किस नाम से? हिस्टोरिका नाम से एक बुक लिखा था इन्होंने। हिस्टोरिका नाम से लिख लेंगे। हिस्टोरिका हिस्टोरिका नाम से उन्होंने एक बुक लिखी थी। और जो है कि उसी में इन्होंने सबसे पहला लिखा। उसमें है क्या, इससे पहले भी जो उन्होंने बुक लिखी थी और सब भी बुक लिखा था, लेकिन उनका ज़्यादा प्रमाणिक नहीं होने के कारण उनको जो है कि हटा दिया गया और इतिहासकार ने इसी को माना। ठीक है। तो अध्ययन की सुविधा हेतु इतिहास को 3 कालखंडों में, टाइम फेज में 3 कालखंड में इसको विभाजित किया है। 3 कालखंड। तो पहला कालखंड क्या है आपका? तो 3 कालखंड देखिए। तो पहला कालखंड कहता है क्या? प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड। पाषाण काल। पाषाण काल में स्टोन एज, इसको पाषाण मतलब क्या होता है? पत्थर। यानी जिसमें मानव पत्थर के द्वारा ही जो है सब कार्य को संपन्न किया करते थे उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्टोन एज कहते हैं। सुदूर अतीत के कालखंडों को जिसके संबंध में कोई लिखित सोर्स उपलब्ध नहीं है, इसके हेतु मात्र पुरातात्विक अवशेष, आर्कोलॉजिकल रिमेन्स, यानी कि पुरातात्विक साक्ष्य का ही अध्ययन बनाया। उसका अध्ययन का आधार क्या बनाया? उसको आर्कोलॉजिकल सोर्स को बनाया। ठीक है। अध्ययन का आधार होता है, हम प्रागैतिहासिक काल उसी को कहते हैं। ठीक है। प्रागैतिहासिक काल। अगर हम कहें कि प्रागैतिहासिक काल, अगर कहेंगे प्रागैतिहासिक काल कहेंगे, है ना, तो प्रागैतिहासिक काल में क्या क्या होता है कि साहित्यिक स्रोत में भी बहुत सारे हैं। आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, है ना। आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल कहेंगे। तो इसमें देखिए प्रागैतिहासिक काल जैसे हम कहते हैं तो इसमें से इसके 3 भाग में बढ़ जाते हैं। ये कितने भाग में बढ़ते हैं? अगर 3 भाग में बढ़ जाते हैं। कितने भाग में? तो ये 3 भाग में यहाँ बढ़ जाते हैं। इसको आप लोग लिखते चले जाइए इसको। तो पहला है चलिए हम लिखते हैं प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल जो है कि 3 कालखंड में बढ़ जाता है। कितना कालखंड में? तो 3 कालखंड में बढ़ जाता है। 3 पहले होता है पुड़ा पाषाण काल। पुड़ा पाषाण काल, इससे सवाल निकलता है। ठीक है। पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल अगर रहेगा इसको हम लोग अज्ञात काल के नाम से भी जानते हैं। इसको अज्ञात काल भी कहते हैं। अज्ञात काल। ठीक है ना। इसको हम लोग अज्ञात काल के नाम से भी जानते हैं। अज्ञात काल। इसका अगर हम कहें, इसका जो है कि टाइम पीरियड क्या है, तो हम कह सकते हैं कि अज्ञात काल से लेकर यहाँ से लेकर अज्ञात काल से लेकर 8000 बीसी तक। बीसी मतलब क्या होता है? ईसा पूर्व 8000 बीसी तक। ठीक है। दूसरा को हम लोग कहेंगे मध्य पाषाण काल। दूसरा को कहेंगे मध्य पाषाण काल।
दूसरा को कहेंगे हम लोग क्या, मध्य पाषाण काल। आप लोग लिखते चले जाएंगे, ठीक है। मध्य पाषाण काल, अगर मध्य पाषाण काल का काल हम कहेंगे तो कहेंगे कि 8000 ईसा पूर्व से लेकर 8000 बीसी से लेकर 4000 बीसी तक का काल को हम लोग क्या कहते हैं, मिडिल स्टोन एज कह सकते हैं इसको हम लोग, ठीक है, समझे ना। इसको हम लोग मिडिल स्टोन एज इसको कह सकते हैं, ठीक। अच्छा, उसके बाद है क्या, ओके एक सेकेंड थोड़ा स्पेस ले लेते हैं। हाँ, मिडिल स्टोन एज इसको कहेंगे हम। और तीसरा अगर कहेंगे तो तीसरा कहेंगे हम लोग, तीसरा कहेंगे नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, नवपाषाण काल, ठीक है। नवपाषाण काल लिख लीजिएगा आप लोग। नवपाषाण काल हम लोग 4000 बीसी से लेकर 4000 बीसी से लेकर 2500 बीसी तक को मानते हैं। नवपाषाण काल में क्या हुआ, मानव अब ज्यादा सभ्य हो चुके थे, समझे ना। मानव ज्यादा सभ्य अब हो चुके थे और काल की अपेक्षा। तो अगर हम लोग कहेंगे कि इसको कितने भागों में विभक्त किए हैं, तो इस तरीके से हम लोग इस कालखंड को बांट सकते हैं, है ना। अच्छा, अब चलिए प्रागैतिहासिक काल के बारे में जाने। अब हम लोग चलते हैं आद ऐतिहासिक काल। देखिए, आद ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसमें सभ्यता तो थी, लेकिन उसका प्रमाण हम उसके लिखना सब कुछ प्रचलन में था। उसको हम लोग अभी उपलब्ध भी है लेकिन पढ़ नहीं पाते। जैसे हम लोग कहते हैं प्रोटो हिस्टोरिक एज, अतीत का वह कालखंड जिसका लिखित इतिहास तो है पर उसे पढ़ पाना मुमकिन नहीं हो। उस काल के अध्ययन के लिए भी पुरातात्विक स्रोत पर ही निर्भर रहना पड़ता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आध ऐतिहासिक काल कहते हैं, समझे ना, उसको आध ऐतिहासिक काल। अब देखिए कि ये आध ऐतिहासिक काल जो है, तो आध ऐतिहासिक काल में हम किसको किसको रख सकते हैं। देखिए, अगर हम कहेंगे आध ऐतिहासिक काल में हम कहते हैं इसको भी हम लोग दो कालखंड में बांट सकते हैं। कितने कालखंड में, दो नहीं, एक हम लोग लिख सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता। और दूसरा हम लोग कहते हैं वैदिक पीरियड, वैदिक पीरियड, दूसरा हम लोग कह सकते हैं वैदिक पीरियड, ठीक है, वैदिक पीरियड, ठीक। तो अब हम इसके आधार पर इसको कह सकते हैं कि देखिए कि आद ऐतिहासिक काल को हम लोग, अगर मैं ये कहते हैं क्या, आद ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। देखिए यहां से क्वेश्चन ना निकलता है, पर यहां से देख लिया कीजिए इसको, ठीक। अच्छा चलिए, आद ऐतिहासिक काल में मैंने एक बोला क्या, आद ऐतिहासिक काल में आते हैं, एक होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसका कालखंड अगर हम कहें तो 2500 से 1500 ईसा पूर्व कह सकते हैं, 2500 बीसी से लेकर 1500 बीसी तक कह सकते हैं। दूसरा है वैदिक इरा या कहिए या सभ्यता कहिए, वैदिक सिविलाइजेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये वैदिक सभ्यता अगर, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता, ठीक है। तो वैदिक सभ्यता का जो काल अगर हम कहेंगे तो 1500 बीसी से लेकर ये 600 बीसी तक है, जिसमें कि इसके भी दो कालखंड अगर बांट दें, एक इरा हो गया इसमें जो कि 4 वेद थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो अगर इसको भी अगर बांटना चाहें हम तो ऐसे कह सकते हैं कि एक ऋग्वेद का काल कहा जाए। अगर ऋग्वेदा का काल कहा जाए, ऋग्वेदा का काल है क्या, 1500 से लेकर कितना, 1500 से लेकर कितना 1000 बीसी। और अगर मैं कहूँ दूसरा काल यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो इसका कहेंगे 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक। तो इसीलिए इसको ना वैदिक काल कहा जाता है,
समझ में आई बात? क्लियर है सभी? यानी कि ऋग्वेद का काल है 1500 से लेकर 1000 बीसी तक, और 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक हम लोग कहेंगे सर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद आता है। समझे ना? तो चलिए हम थोड़ा मोड़ा जानकारी लेते हुए आगे चलते हैं। आगे हम बहुत अच्छा से डील करेंगे इसको, पूरा जानकारी देंगे इसके बारे में, और हमने समझते हैं कि इसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन छूटेगा, आप ठीक से एकदम बने रहें, देखिए, है ना। और आप लोगों का जो मोटिवेशन दे के अगर रखेंगे तो 2-4 दिन रहिएगा, जिसमें करने का कुछ जुनून हो तो वो सदा के लिए रहिएगा, ठीक है। चलिए आगे। ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक पीरियड किसे कहते हैं? देखिए हिस्टोरिक पीरियड, हिस्टोरिक पीरियड, देखिए जी, ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? हिस्टोरिक एज, काल कहिए या पीरियड कहिए, एज कहिए या पीरियड। अच्छा देखिए, यह वह कालखंड है जिसके इतिहास की जानकारी के लिए लिखित स्रोत उपलब्ध है, ठीक है, और जो पढ़ने में सुगम्य है। वैदिक साहित्यिक ग्रंथ प्रमाणिक नहीं है। धार्मिक आंदोलन, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और तथा पुरातात्विक स्रोतों की पुष्टि साहित्यिक स्रोतों से होती है। अब देखिए, पहले ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? देखिए, ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल की जानकारी तो हमें प्राप्त है और पढ़ के हम समझ भी रहे हैं कि ऐसा 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 हुआ होगा, ठीक है, ऐसा वैसा जो भी है हुआ होगा। तो उस पीरियड में ऐतिहासिक काल हम लोग किसे कहते हैं? चलिए इसको हम थोड़ा डिफाइन करते हैं कि ऐतिहासिक काल आखिर कहेंगे किसको, है। तो ऐतिहासिक काल किसको कहेंगे? तो यहां ध्यान दें, हिस्टोरिक एज। अब हम आ जाते हैं हिस्टोरिक एज पर। कहां पर? हिस्टोरिक एज। हिस्टोरिक एज कहिए या तो पीरियड कहिए, ठीक है। अच्छा, तो हिस्टोरिक एज किसको कहते हैं? तो यहां ध्यान दें। अब देखिए कि हिस्टोरिक ऐतिहासिक काल की बात जैसे आती है तो ऐतिहासिक काल को हम 4 खंड में विभक्त कर देते हैं, इसको ऐतिहासिक काल को, ठीक है। इसको हम पहले 4 खंड में विभक्त कर देंगे। किसमें किसमें करेंगे? ये 4 खंड में पहले इसको डिवाइड कर देंगे 4 सेक्शन में, जो कि पहला सेक्शन होगा मेरा प्राचीन भारत। प्राचीन भारत, प्राचीन भारत, जो जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट इंडिया कहते हैं। दूसरा को अगर हम कहेंगे तो मिडाइवल कहेंगे, मध्यकालीन भारत कहेंगे, मध्यकालीन भारत, जिसको हम लोग मिडाइवल इंडिया कहेंगे, मेडिवल इंडिया। और तीसरा हम कहेंगे इसको आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया, यानी आधुनिक भारत कहेंगे इसको हम। और चौथा कहेंगे आधुनिक विश्व कहेंगे, मॉडर्न वर्ल्ड, मॉडर्न वर्ल्ड, आधुनिक विश्व, समझे ना। तो इसमें जो है कि हम लोग इस सेक्शन में इसको जो है कि रख के देखते हैं जब, तब हमको पता चलता है कि यही हिस्टोरिक एज है, यही ऐतिहासिक काल है। अगर मैं प्राचीन भारत का टाइमलाइन दूं तो हम कह सकते हैं कि प्राचीन भारत का 600 बीसी से लेकर 712 एडी तक, ईस्वी तक, 600 बीसी से 712 ईस्वी हम लोग कह सकते हैं इसको, ठीक है। अगर मैं कहूँ मध्यकालीन भारत तो मिडाइवल इंडिया यही ले लीजिए आप, कहाँ से 712 खत्म हुआ ना, तो 712 एडी से लीजिए, ईस्वी से लेकर 1707 जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है ना, उसी समय जो आपका मध्यकालीन भारत आपका समाप्त हो जाता है। उनके बाद चलते हैं हम लोग मॉडर्न इंडिया में, यानी औरंगजेब की मृत्यु के बाद का समय, यानी 1707 से लेकर कहाँ तक 1500 कितना जी 1964 कह सकते हैं, 1964 एडी, 1964 ईस्वी तक,
जो है कि ये हो गया आपका आधुनिक भारत। और मॉडर्न वर्ल्ड जो कहिएगा अगर, तो अब कह सकते हैं कि ये मॉडर्न वर्ल्ड 14वीं शताब्दी 14th सेंचुरी से लेकर ईस्वी से फ्रॉम यहां से लेकर टू कहां तक 1950 तक का पीरियड को हम लोग इसको कहेंगे। समझे ना। अब इसी का कालखंड अगर तोड़ना हम शुरू कर दें तभी जो है इसी में क्लास खत्म हो जाएगा आपका। अभी देखिए कि कैसे कैसे हम लोग देखते हैं, देखिए जानना भी जरूरी है जी। अब हम चलते हैं, अगर मैं इसको कह दूं कि अब थोड़ा है, देखिए जहां से तोड़े थे हम, क्या ये देखिए एंशिएंट इंडिया तोड़े थे ना, ये एंशिएंट इंडिया को अगर मैं इनको भी तोड़ दूं तो आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है। एंशिएंट इंडिया हम लोग एंशिएंट इंडिया में पढ़ेंगे महाजनपद क्या हो जाता है जी, महाजनपद है ना। महाजनपद जो छठी सिक्स्थ बीसी में जो है कि है ना महाजनपद। उसके बाद दूसरा हम पढ़ेंगे इसमें मगध साम्राज्य पढ़ेंगे इसमें। मगध साम्राज्य जो कि आपका 600 बीसी से शुरुआत होता है और 300 बीसी तक चलता है, ठीक है। उनके बाद हम पढ़ेंगे इसमें मगध साम्राज्य अगर के बाद अगर हम देखें तो इसके बाद आता है मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे। तब लोग मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे। और मौर्य साम्राज्य में जो होता है कि ये 323 बीसी से लेकर 184 बीसी से 184 बीसी तक रहता है। 184 बीसी तक जो कि आपका मौर्य साम्राज्य रहता है, ठीक है। इसी यहीं पर आके अगर हम कहें तो इसमें आ जाता है आपका ले लीजिए संगम काल भी आ जाता है, संगम युग, संगम काल कहिए या युग कहिए, ठीक है। तो चलिए थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको। देखिए संगम काल में, इसमें हम लोग संगम काल में जब जाते हैं यहाँ पर, इसी संदर्भ में दक्षिण भारत में जब जाते हैं, यहाँ पर तो मौर्य साम्राज्य था, उधर संगम काल चल रहा था, तो वहाँ पर आपका पढ़िएगा संगम काल। और एवं मंगलम में देखिएगा, मंगलम में जब हम लोग देखेंगे संगम काल एवं इसको हटाइए, ठीक है। संगम काल, तो संगम काल में हम देखेंगे क्या, चेर पांड्य और चोल का साम्राज्य हम लोग पाते हैं इसमें। चेर, पांड्य और चोल का साम्राज्य, इन्हीं के रेस्पेक्ट में हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ से यहाँ इसी संदर्भ में था, ये दक्षिण भारत में प्रचलित थी उस समय, समझे ना। अब देखिए कि अब इसमें और आगे क्या हम देखेंगे, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो और आगे देखते चलिए क्या, अब इसमें हम लोग देखेंगे मौर्योत्तर काल। मौर्य के बाद अब देखेंगे हम लोग मौर्योत्तर काल देखेंगे। तो मौर्योत्तर काल में जब हम लोग आते हैं तो मौर्योत्तर काल में पाते हैं क्या, क्यों इसका भी काल आपका ले लीजिए मौर्योत्तर काल का 184 बीसी, यहाँ था ना 184 बीसी, तो 184 बीसी से लेकर 313, शायद 313 ही था, 313 एडी, हाँ 313 एडी ही था। तो 313 एडी तक हम लोग मौर्योत्तर काल को पाते हैं, जो कि इनको भी हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। और उनके बाद जब आगे चलेंगे हम लोग, तो आगे जब चलेंगे तो हमको मिलेगा वहां पर गुप्त साम्राज्य मिलेगा हमको, गुप्त साम्राज्य मिलेगा, जो कि इसका कार्यकाल आपका था गुप्त साम्राज्य का था 319 में, सॉरी 319 ईस्वी से लेकर एडी से लेकर आपका चलता है ये 550 ईस्वी तक रहता है,
ठीक है। 319 ईस्वी से लेकर 550 इसी को स्वर्ण युग कहा जाता है, गुप्त साम्राज्य के काल को। मौर्य काल में जिसको पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह पढ़ेंगे, चाणक्य इसी के समय का था ये मौर्य काल का, और गुप्त काल यहाँ पर आ जाता है उसके बाद। ठीक है, उनके बाद भी फिर आगे जब चलेंगे हम लोग, तो आगे जब देखेंगे तो आगे हमको मिलेगा, अभी क्या मिलेगा, इसके आगे जब जाएंगे तो हमको यहीं पर जाके मिलता है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन, हर्षवर्धन पीरियड, यहीं पर जाके मिलेगा हर्षवर्धन पीरियड। हर्षवर्धन है ना, जो कि चीनी यात्री यहाँ पर आया था इसके काल में। तो हर्षवर्धन का काल होता है 606 ईस्वी से लेकर ये 647 तक रहता है, 647 एडी तक रहता है। 606 एडी से 647 एडी तक ये रहता है। तो शायद आप लोग ये समझे होंगे, है ना क्या। अब तो ये तो हो गया आपका जो है कि कहाँ का काल चले गए हम लोग, ये एंशिएंट में देखे हम लोग। और यही जब आते हैं हम लोग कहाँ पर, यही जब आते हैं हम लोग किधर यही जब हम लोग कहाँ आते हैं, तो यहाँ पर जब आते हैं, देखिए कहाँ पर, देखिए मध्यकालीन भारत पर जब घुसेंगे, यहाँ पर मध्यकालीन, प्राचीन के बाद, प्राचीन को तो मैंने यहाँ से देखा प्राचीन को यहाँ से अभी थोड़ा सा रुकिए। हाँ, प्राचीन को मैंने यहाँ से देखा अभी, तो प्राचीन को तो यहाँ देख लिए, नीचे देखा आपने। और अब मध्यकालीन भारत को भी थोड़ा सा देख लीजिए, ताकि टाइम लाइन जब पता रहेगा तो आपको पढ़ने में एक पहले बाउंडिंग पता होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं थोड़ा कि मध्यकालीन भारत को भी हम लोग किस किस नजरिए से देखते हैं। तो मध्यकालीन भारत को हम लोग देखते हैं कि आखिर मध्यकालीन भारत को किस तरीके से हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखिए मध्यकालीन भारत को कैसे देखते हैं। देखिए हम यहाँ लिखते हैं मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत। ठीक, आपको ना पूरा कहानी के तरीके से समझा दूंगा, आपको यकीन मानिए आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा जी। कहाँ कहाँ से क्वेश्चन निकलता है ना, हम बना देंगे इसको क्वेश्चन। ठीक, आप लोग, हमको समय मिलता है, जैसे जैसे मैं धीरे धीरे डालते रहूँगा, आप लोग फेडअप नहीं होइएगा। ठीक, हल्ला गुल्ला नहीं कीजिएगा। हम थोड़ा सा जब जब समय मिलेगा, अब मेरा सब इशू धीरे धीरे ठीक हो रहा है, जैसे ठीक हो जाएगा तो आपको बोलने का मौका नहीं देंगे। ठीक, तो चलिए मध्यकालीन भारत देखते हैं। देखिए मध्यकालीन भारत को अगर मैं कहूँ तो इनको दो काल में विभाजित किया जा सकता है। इसको हम लोग अगर तोड़ें, इसको दो कालखंड में विभाजित किया जा सकता है। दो कालखंड में, कितने कालखंड में, तो दो कालखंड में। तो पहला कालखंड होगा पूर्व मध्यकालीन, इसको हम लोग कहेंगे पूर्व मध्यकालीन, पूर्व मध्यकालीन, पूर्व मध्यकालीन भारत। इसको ये 8वीं शताब्दी से, ये 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक, 12वीं एडी लिख देते हैं, 12वीं शताब्दी तक रहा ये। 8वीं से कहाँ तक, तो ये 12वीं तक रहा। ठीक है, 8वीं से 12वीं तक, तो 8वीं से 12वीं तक रहा। तो 8वीं से 12वीं के दौरान इसमें कौन कौन से राजा आए, है ना, भारत का जो कि परिदृश्य हमको देखने को वहां मिलता है कि यहाँ पर कौन कौन राजा ने शासन किया, कौन कौन यहाँ कर रहा था। तो हम लोग उस समय ये देखते हैं। देखिए तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या, यहाँ पाते हैं क्या कि 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य में, तो यहाँ पर जो है कि ये भारत का जो भूभाग था, एक था उत्तर भारत, उत्तर भारत, दक्कन, उसके बाद दक्षिण भारत, दक्षिण भारत। तो उत्तर भारत में ना राजपूत शासन करता था,
कौन? राजपूत राज थे। और दक्कन अगर कहें तो यहाँ चालुक्य वंश का, चालुक्य का नाम सुना है ना, चालुक्य, चालुक्य। और दक्षिण भारत में चेर, चेर, पांड्य, जो मैंने वहां लिखा था चेर पांड्य, है ना, ये सब थे। तो राजपूत, अब देखिए उत्तर भारत में ये राजपूत जब आए तो यहाँ इसके बाद आया कौन? पाल। उसके बाद आया कौन? कह सकते हैं कि राजपूत, पाल, प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार। यही उत्तर भारत में देखिए कौन? राजपूत के बाद पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश। तो ये सब को हमको देखने को मिलता है। अब दक्कन में जैसे आते हैं तो दक्कन में देखते हैं चालुक्य आया, चालुक्य के बाद आया पल्लव, पल्लव राजवंश, ठीक है। इनके बाद तब आया कौन? मेरा राष्ट्रकूट, है ना, राष्ट्रकूट। एलोरा का गुफा बनवाया, जो इस सब जो देखने को मिलता है ना, राष्ट्रकूट। अब देखिए, तो अब चलते हैं हम लोग, राष्ट्रकूट हो गया। अब इसका देखिए दक्षिण भारत में चेर पांड्य था, चेर पांड्य के बाद कौन? चोल का शासन आता है यहाँ पर, ठीक है। चोल के बाद कौन आता है? शाही चोल आता है। ये शाही चोल 9 से 12वीं शताब्दी में आया था, शाही चोल, शाही चोल। ये 9वीं से लेकर 9th से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच में आया था। ये सब 9th से 12वीं सेंचुरी के बीच में ये लोग आए थे, ठीक है। तो अब देखिए, तो हम लोग ने देखा क्या? पूर्व मध्यकालीन भारत देखा अभी। अगर अब इसी को हम लोग चलते हैं किधर? अब यहां पर से अब चलेंगे तो हम लोग कहाँ चलेंगे? अब देखिए इसी को थोड़ा बढ़ाते हुए चलते हैं, तो कहाँ? इसको हम यहाँ पर लेते हैं, ये वाला नहीं लेके यहाँ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए क्या होता है जी, कि यहाँ पर देखिए उत्तर मध्यकालीन भारत, पूर्व मध्य, उत्तर मध्यकालीन, ये इसको कहेंगे उत्तर मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत। जब पूर्व मध्यकालीन भारत खत्म होता है तो उत्तर मध्यकालीन भारत का आगमन होता है। तो उत्तर मध्यकालीन भारत जब आते हैं तो ये आपका जैसे 12वीं खत्म होगी तो उसके बाद आएगी। तो ये चला आपका कहाँ से? 12वीं से लेकर 18वीं शताब्दी तक चली है। 12वीं से कहाँ तक? 18वीं शताब्दी तक चली, ठीक है। 12वीं से लेकर 18वीं शताब्दी तक चली, ठीक है। देखिए यही ऑफलाइन क्लास में जो है कि हम समय कम होने के कारण उतना अच्छा से पढ़ा नहीं पाते थे। अब आप लोगों का आज हिस्ट्री को हम दिखाते हैं कि कैसे कैसे हम लोग चलते हैं, ठीक है। एकदम पूरा एक सार से पढ़ाएंगे एकदम आप लोगों को। किताब जो इतना अच्छा से समझ में आएगा कि आई कैन गारंटी ऑन दिस, इसके बाद आपको ये परेशानी नहीं देगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी आपका भारत तो भाई 3 भाग में बटा रहेगा, किसमें? उत्तर भारत रहेगा ना जी। दूसरा क्या था? दक्कन। तीसरा क्या था जी? दक्षिण भारत। क्या? दक्षिण भारत, ठीक। अब देखिए उत्तर भारत। तो चलिए इसको हम चारों को साइड एकदम लिख देते हैं, तीनों को साइड थोड़ा इधर हटा ले रहे हैं, ठीक। तो अब देखिए, तो उत्तर भारत, हाँ, तो देखिए, तो उत्तर भारत में देखिए कि उत्तर भारत में आया क्या? तब दिल्ली सल्तनत आया। कौन आया? अब आ गया दिल्ली सल्तनत। कौन आया? दिल्ली सल्तनत आ गया। यहां से पढ़ते हैं हम लोग जो है कि दिल्ली सल्तनत। कौन? गुलाब खिले तू सेंट नो, डायरेक्ट नहीं, दिल्ली सल्तनत, ठीक। उनके बाद दिल्ली सल्तनत में जो है कि यहाँ पर है क्या? चौहान वंश, चौहान वंश, है ना, यहाँ था।
फिर उत्तर भारत में चौहान वंश भी थे। चौहान वंश, चौहान में जो कौन, अच्छा चौहान वंश, पृथ्वीराज चौहान का नाम सुने हैं ना, 1191 में पहला, 92 में दूसरा युद्ध लड़ा था उन्होंने, क्या। अच्छा चलिए आगे, उसके बाद आता है कौन, मुगल। मुगल आता है 1526 में, बाबर ने पहले 1518 में बेरा का किला पर आक्रमण, सबसे पहला आक्रमण था मुगल का 1518 में, ठीक है। उसके बाद आ जाइए दक्कन। दक्कन में ये जो है कि विजयनगर आ जाता है। कौन आता है, विजयनगर। विजयनगर साम्राज्य आता है। विजयनगर साम्राज्य, देखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। इनके बाद वहीं पर एक स्थापित होता है कौन, बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य, ये दोनों साम्राज्य जो हैं एमबीटी के काल में, ये दोनों साम्राज्यों मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में अलग हुए थे, है ना, जिसको कि मोहम्मद बिन तुगलक को हम लोग रक्त पिपासु, पागल, हत्यारा, सन की शासक, सब कुछ कहा जाता है। वो अगर कहा जाए दिल्ली सल्तनत के सबसे पढ़े लिखे जो है कि शासक थे, जिनका जो कि ज्योतिष शास्त्र ज्ञाता था, भूगोल शास्त्र का था, और ये सब कुछ का लगभग, आयुर्वेद का कहा जाता है उसके बारे में कि उनसे, उनके दरबार के जितने भी विद्वान थे, उससे कोई भी सवाल को करने से पहले वो 5 बार सोच लिया करता था कि हम क्या पूछने जा रहे हैं, इतना विद्वान थे। तो लेकिन तभी से एक कहावत प्रचलित है कि ज़्यादा जो है कि तेज होता है वो 3 जगह महिला मांगता है। बातें सही है, क्योंकि इन्होंने जो भी योजना चलाया, इतना पढ़े लिखे होते हुए भी सब योजना इसका असफल रहा, तो तभी से इसका कहावत प्रचलित हो गया है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं दक्षिण भारत। तो दक्षिण भारत में देखिए कौन कौन आता है, चेर, देखिए चेर था, है ना, देवगिरी, देवगिरी, देवगिरी भी थे। उनके पास वारंगल, वारंगल, वारंगल का द्वार समुद्र, ठीक है, वारंगल, उसका द्वार समुद्र, वारंगल के द्वार समुद्र कहिए, द्वार समुद्र, ठीक है, द्वार समुद्र के यादव कह लीजिए, वारंगल के द्वार समुद्र के यादव वंश, यादव, है ना। उसके बाद काकतीय के होयसल, काकतीय के होयसल, होयसल, तो ये सब थे, ये सब। तो ये हम लोग जो है कि आज जो पढ़ रहे हैं ओवरव्यू, हमने ये सब देखा कि कौन कौन से वंश थे और किसको किसको हमको पढ़ना है ना। तो ये सब जो है कि जरूर हम लोग को ठीक से देखना होगा, अगर हम लोग तैयारी कर रहे हो तो, है ना। नहीं तो क्या होगा कि सिर्फ ऐसे निकालने से नहीं होगा। अरे समय है भी, आप लोग ठीक से पढ़िए ताकि दूढ़ा के इसको पढ़ना ना पड़े, समझे ना। तो इसको हम लोग जो है कि एक ओवरव्यू के तरीके से हमने देखा इसको। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग ने देखा कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं, हम लोगों ने देखा कि आदि ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, हम लोग ने ऐतिहासिक काल को भी देख लिया, हिस्टोरिकेट, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कि हमारा भारत, जो हमारा भारत, ठीक, आवर इंडिया। नाउ वी विल लर्न अबाउट आवर इंडिया। देखिए समय के कई उन्नत एवं समृद्ध सभ्यताओं का असमय ही काल के गर्त में समाते देखा है, किंतु प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक भारत, प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक जो कि भारत हमारा जो हमारा देश आज भी अपनी सभ्यता संस्कृति की मसाल को प्रखरता से प्रज्वलित रखते विश्व को अपना प्रकाश दिखा रहा है और साबित भी कर रहा है कि वास्तव में भारत सदियों पूर्व विश्व गुरु था। देखिए विश्व गुरु कैसे था कि भारत जो है
कि सबसे पहले अगर कहिएगा तो विकास के दौर, किसी चीज की खोज की दौर में कहा जाए तो भारत ही आगे था, क्योंकि ये शून्य का दिन भी देखिए भारत का था। भारत का दिन जो है कि आज जो है कि ले लीजिए माप इस तौर से, ये सब देख लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता से, तो बहुत ऐसी सभ्यता आई गई जो कि उसका नामो निशान हट गया, लेकिन आज तक ये है जो अपने एग्जिस्टेंस में बना हुआ है। तो चलिए इसको इसमें ज़्यादा नहीं देखते हैं। हमारे देश में भारत का नामकरण ऋग्वैदिक काल के राजा प्रतापी राजा भरत के नाम पर हुआ। भरत का नाम आप लोगों ने सुना हुआ है ना। भरत का वंश कहा जाता है कि हम लोग भरत का वंशज हैं। पूर्व में ऐसे आर्यों की भूमि होने के कारण इसे आर्यावर्त भी कहा जाता है, ठीक है। और भारत में बौद्ध ग्रंथों को भारत में जम्बू द्वीप के नाम से पुकारा गया है। यूनानियों ने इसे इंडिया कहा और मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकार ने इसे हिंदू अथवा हिंदुस्तान कहा। और हम जबकि हमारे महाकाव्य पुराणों में इसे भारतवर्ष तथा भरत का देश कहा गया। हमारे देश का सिंधु नदी के नाम पर इसका नाम हिंदुस्तान भी पड़ा है। अब देखिए इससे क्वेश्चन कहाँ से निकलता है। कहेगा क्या कि ऋग्वैदिक काल के कौन से राजा के नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा, यानी भरत के नाम पर पड़ा। एक क्वेश्चन यहां से बना है ना। आर्यों की भूमि होने के कारण आर्य का मैक्स म्यूलर कहता है कि भारत जो है ये आर्य, जो हम लोग आर्य के वंशज हैं, है ना। तो कहता आर्य का जो है कि कद काठी जो है कि लंबे होंगे, बाल घुंघरेले नहीं होंगे, है ना। तो आर्यों का जो पहचान कहता है कि ये मूल आर्य भारतीय नहीं है, ये बाहर का है। तो कहता है कि ये मध्य एशिया का वासी था, मैक्स म्यूलर कहता है। तो आर्यों की भूमि होने के कारण इसको क्या कहा गया, आर्यावर्त कह दिया गया। कहते हैं यहाँ आर्य ज्यादा रहता है, आर्यावर्त कह दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसको क्या कहा गया, जम्बू द्वीप कहा है, ठीक। यूनानियों ने इसे इंडिया कहा, है ना। और मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकार ने हिंद अथवा हिंदुस्तान नाम दिया इसका। जबकि हमारे महाकाव्य तथा पुराणों में इसे भारतवर्ष की संज्ञा दी गई है। पुराण महाभारत जो हम लोग का जो है कि महाग्रंथ जो है, इसमें जो इसको भारतवर्ष की संज्ञा दी गई, अथवा भरत का वंशज होने के कारण से भरत का देश यानी भारतवर्ष कहा गया। हमारे देश में सिंधु नदी जो है कि सिंधु घाटी, ये जो किसी भी देश की सभ्यता जो विकसित होती किसी नदी के किनारे ही फला फूला, इसीलिए ये सिंधु घाटी नदी के किनारे फला फूला, इसीलिए इसका नाम क्या बोला कि सिंधु नदी होने के कारण इसका नाम हिंदुस्तान पड़ गया, ठीक है। अच्छा, भारत के उत्तर में महान हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं, उत्तर में क्या है, भारत का उत्तर में अगर बोलेगा तो क्या है जी, यहाँ पर हिमालय, महान हिमालय। हिमालय जो है कि ये का एक है, ये वलित पर्वत है। वलित यानी वलित कहिए, मोरदार कहिए, नवीन पर्वत कहिए, सबसे जवान पर्वत कहिए, तो यही जो हिमालय है, ठीक है। अच्छा, अब पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पूर्व में क्या है जी, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। पश्चिम में जहां कहाँ है, क्या है, तो अरब सागर है पश्चिम में। पश्चिम में कौन है, अरब सागर है। और दक्षिण में हिंद महासागर है, दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर है, ठीक है। तो भारत के इतिहासकार के अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से इसे 3 भागों में बांटा गया है। देखिए, भारत के इतिहास को अध्ययन की सुविधा यानी ताकि पढ़ने में सुविधा हो, इसको 3 भाग में बांट दिया है। किसमें, एक प्राचीन भारत पहला, दूसरा मध्यकालीन भारत, तीसरा आधुनिक भारत। तो इन 3 कालखंड में इसको बांटा गया है। तो प्राचीन भारत को हम लोग किस तरीके से देखेंगे तो मैंने बताया आपको। दूसरा दिखाया आपको मध्यकालीन भारत को किस तरीके से देखेंगे। और रही आधुनिक भारत, जब मैं स्टार्ट करूंगा इसको बहुत बारीकी तरीके से मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो चलिए, तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा। तो आज ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसको मैं यहीं रोकता हूँ। आगे का दिन रहेगा ये सब सवाल, देखिए मैं जब जब समय मिलेगा मैं पूरा का पूरा बना के आपको दूंगा। आप देखें इसको, अगर अच्छा लगे तो ज़रूर जो है कि इसको देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। थैंक यू।